आज हम फिजिक्स एफएससी पार्ट 1 में सिंपल पेंडुलम के बारे में डिस्कस करेंगे और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इसके कई एप्लीकेशन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम का मैथमेटिकल फॉर्म, स्कीमेटिक डायग्राम और फिर इसके अंदर बहुत सारी जो बातें हैं फिजिक्स क्या कहता है इसके बारे में वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम के लिए सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करेंगे इसकी स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से। सिंपल पेंडुलम में हम ये करते हैं कि एक फाइन स्ट्रिंग लेते हैं, एक धागा लेते हैं, उसका एक किनारा फिक्स होता है एक फिक्स पोर्ट से, वो है यहाँ पे C, उसका नाम हमने C नाम दिया है। और उसके दूसरे एंड पे बोब ऑफ पेंडुलम कहते हैं, हुक लगा हुआ एक बोब होता है, बॉडी होता है, उसको बांध के लटकाते हैं, हिंग करते हैं, वो बोब ये रहा है। और इसकी लंबाई जो है वो लेंथ L से डिनोट करते हैं। वैसे इसकी लंबाई 1 मीटर, 1.25 मीटर या मीटर से थोड़ी बहुत कम लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लेंथ है। लेबोरेटरी में जब भी हम बच्चों को सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिस करवाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर से और उसकी लंबाई L है। याद रख लीजिए सिंपल पेंडुलम की जो लंबाई है उसमें सिर्फ हुक से स्पोर्ट तक नहीं होता है, पेंडुलम के सेंटर से हुक तक का भी जो फासला है ये भी काउंट होता है। और ये हम स्केल से नहीं करते बल्कि वर्नियर कैलिपर की मदद से उसका रेडियस निकालते हैं और वो ऐड करते हैं पेंडुलम की लेंथ L में। इन शॉर्ट इसका लेंथ जो है L है, मेस उसका M है, वेट उसका W है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं तमाम इंसान का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो W है इज इक्वल टू mg, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। इसकी वजह से, वेट की वजह से स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पैदा होगी, स्ट्रिंग में एक तनाव से, खिंचाव से पैदा होगा, उसको हम टेंशन इन द स्ट्रिंग कहते हैं। और उसका डायरेक्शन नेचुरली अपवर्ड होना चाहिए। अपवर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग और डाउनवर्ड वेट ऑफ द बॉडी दोनों बराबर है। जब बराबर है तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए बोब ऑफ पेंडुलम, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जहां पे हैंग है, रुका हुआ, इसको मीन पोजीशन कहते हैं। ये उसका मीन पोजीशन है। अब हम इस पेंडुलम को, बोब ऑफ पेंडुलम को राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस करेंगे, उसको लेके जाएंगे। और जैसे कि हम जानते हैं डिस्प्लेस करते वक्त इसको उठा के नहीं ले जाना है, यानी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में तनाव रखे बगैर ऊपर इस तरह उठाएंगे तो उसका होगा क्या, जब पोजीशन ए पे लाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे और उसको जो ही रिलीज करते हैं तो पहले तो उसमें जर्क लगेगा ना, वो नीचे की तरफ आएगा फिर आगे मूव करेगा। तो उससे बचने के लिए थोड़ा सा टेंशन रहना चाहिए उस स्ट्रिंग में। बोब ऑफ पेंडुलम को लेकर आएंगे ए पे, जब यहाँ ए पे लाएंगे तब भी तो उसका वेट तो है ना। जैसे कि हम जानते हैं वेट बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटीज के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, एक को वर्टिकल। जब यहाँ पे बोब ऑफ पेंडुलम ए पे आता है एक्सट्रीम पोजीशन पे तो इसका वेट फिर रिजॉल्व होगा 2 कंपोनेंट्स में, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ये रहा, कितना हमने डिस्प्लेस किया है, थीटा के बराबर। इस थीटा को सेंट्रल एंगल बनाते हुए हमने यहां तक लाया। अच्छा जी, इस पॉइंट से
जब हम परपेंड को ड्रा करेंगे तो वो आगे ओरिजिनल पोजीशन पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा, यानी ये ट्राइंगल बन रहा है ABC, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि हमने ये स्ट्रेट लाइन लिया है, इसको डिस्प्लेसमेंट से शो करेंगे और डिनोट करेंगे एक्स से, और एक आर्क लेंथ है, कर्व पाथ है, इसको हम एस से जाहिर करेंगे। क्योंकि जब ये घूमेगा तो एक सर्कल बना रहा है, इसलिए ये जो है ये इसका आर्क लेंथ है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझसे एक्सट्रीम पॉइंट ए पे बॉडी आया है, तो वहां पे उसका जो वेट है वो दो कंपोनेंट सकता है, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये गौर से देखना प्लीज, क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, और ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 90 है, थीटा है। थीटा और 90 को मिलाने वाले को हम क्या कहते हैं, बेस, और थीटा के सामने को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के साथ हमेशा साइन आता है और बेस के साथ कॉस आता है, जैसे कि हम पहले से जानते हैं। अब ये जो बेस है उसके साथ mg का cos थीटा आएगा, और ये वाला mg sin थीटा। बोब ऑफ पेंडुलम टूल इस तरफ तो नहीं आ रहा ना, बोब ऑफ पेंडुलम आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो आगे मूव कराने वाले जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो mg sin थीटा है, क्योंकि mg sin थीटा के डायरेक्शन में मूव करता है। मीन पोजीशन पे जाके रुकेगा नहीं ड्यू टू इनर्शिया, वो क्रॉस करके दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और यूं इसका ऑसिलेशन जारी रहेगा अंटिल उस पे जो फोर्स लगा है और जो एयर का फ्रिक्शन है उसको रोकने तक ये ऑसिलेट करता रहेगा। और हर ऑसिलेशन में उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कम होना स्टार्ट होगा, यानी ए से चल पड़ा है तो दूसरे में ए तक नहीं आएगा, ए से थोड़े पीछे से वापस जाएगा, यूं होते होते होता फिर बाकी मीन पोजीशन पे ये रुकेगा। अब हम इसके लिए मैथमेटिक्स ढूंढेंगे, और बाकी जो बातें हैं वो हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि इसका एक्सेलरेशन के लिए हमें रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, और फिर फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी से ये मूव कर रहा है उसके लिए भी हमें रिलेशन ढूंढना है, और टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में ये जो टाइम लेता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, और उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनता है। फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ता है, यानी इस बोब ऑफ पेंडुलम को हम एक बजे यहां से छोड़ेंगे या थोड़ा आगे छोड़ेंगे तो जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में टाइम होता है उस पर फर्क आ जाता है या नहीं, ये भी चेक करना है। फिर बोब ऑफ पेंडुलम को हम रिप्लेस करेंगे, बड़ा सा भी लेंगे, उसका में छोटा सा भी लेंगे, तो छोटा और बड़ा लेने से टाइम पीरियड में कोई फर्क आ जाता है, ये भी हमने देखना है। तो वो हम इस फिगर की मदद से और मैथमेटिकली वन बाय वन आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे उस पर थोड़ा सा डिस्कस किया है, लिखा है। बाकी एक जो नोट होता है एग्जाम में जो लिखना होता है वो पूरा नोट मैंने यहाँ नहीं लिखा है, वो मैं बोलते हुए जो मैं आपको समझा रहा हूँ उनको अल्फाज में आपने खुद लिखना होता है। जस्ट मैंने मैथमेटिकल और फिगर की मदद से इसको समझाने की कोशिश की है। बाकी नोट ज़ाहिर कॉम्प्रिहेंसिव जो नोट है वो आपने खुद बनाना है, जुमले हैं जो अल्फाज हैं वो आपने लिखना होता है। जी, एट हैंगिंग पोजीशन यानी मीन पोजीशन पे वेट और टेंशन आपस में बराबर है, वेट डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है, तभी तो ये हैंग है और रेस्ट पोजीशन पे है। इसको मैथमेटिक्स में अगर हम लिखेंगे तो W को जैसे कि हम जानते हैं mg से डिनोट करते हैं और टेंशन को T से, ये इक्वेशन 1 बनेगा। अच्छा, अब इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके हम गए हैं और वहां पे वेट के दो कंपोनेंट्स है, जैसे कि हम जानते हैं एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इसलिए ये हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है इसको हम इफेक्टिव कंपोनेंट कहेंगे। बाकी mg cos थीटा और टेंशन इन द सिटिंग दोनों एक दूसरे के बराबर होने की वजह से वो बैलेंस होते हैं, तो mg sin थीटा ये इसको ला रहा है इस तरह। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सट्रीम पोजीशन इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेट इज क्या, mg sin थीटा, ये उसका इफेक्टिव कंपोनेंट। अच्छा जी, जबकि
जो हॉरिजॉन्टल है वो टेंशन और एम जी कॉस थीटा दोनों बराबर होने की वजह से ही इस तरफ मूव नहीं कर रहा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं एम जी कॉस इज इक्वल टू टी। अच्छा जी, चूंकि बॉडी जो है ना वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, जब भी मूव करता है तो हरकत के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma होता है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। जैसे कि हम जानते हैं लेक्चर फर्स्ट से ही सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये माइनस के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, फिर दोबारा अगेन इस पे डिस्कस करेंगे तो फिर टाइम जाया होगी। वो लेक्चर्स आपको पता है नहीं देखा तो आप देख लीजिए, विजिट करें, वहां पे इस माइनस के बारे में हमने डिस्कस किया। माइनस चूंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में होता है, इसलिए हम इसको माइनस में लेते हैं। कैसे? डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होता है ना, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पुशिंग की तरफ, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पुशिंग की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड। फिर जब इसको क्रॉस करता है तब भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उस तरफ। तो यहां पे एक्सेलरेशन मीन पुशिंग की जानिब होने की वजह से इसको हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं, और माइनस साइन का मैंने जिक्र किया वो आपको पता है। तो F इज इक्वल टू ma होता है और mg साइन थीटा, m और m कैंसिल आउट, a इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा। ये इक्वेशन 4 बनेगा। अब यहां पे जरा गौर से देखना, अगर थीटा वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। वो क्यों होता है वो मैं समझाता हूं। ये जरा गौर से देखना, ये एक सेक्टर है, यहां से यहां तक सेक्टर है, जबकि BAC ये ट्राइंगल है। ये x जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, S जो है ये आर्क लेंथ है, इनके दरमियान में एक सेपरेशन है। थीटा को जितना हम स्मॉल करते जाएंगे ये डिस्प्लेसमेंट x जो है ना वो आर्क लेंथ के बराबर होना स्टार्ट होता है। वेरी स्मॉल थीटा पे क्योंकि x क्या होता है, साइन थीटा होता है। कैसे? क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, 90 और थीटा, ये तो बेस बन गई, इस टाइम में मैं बात कर रहा हूं। तो थीटा के सामने पीछे क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा आता है, यानी x साइन थीटा वाली लेंथ को शो करता है। तो ये x किसके साथ कोइंसाइड करेगा, s के साथ, किस पे, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल पे। तो इसका मतलब ये हुआ अगर थीटा वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। अच्छा, आप बात लोग पूछते इससे क्या मतलब, साइन थीटा से कुछ थीटा। हमें मालूम है, जैसे कि हम जानते हैं s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा जितना बढ़ जाएगा इधर s इतना ही बढ़ता है, और थीटा कम हो तो s भी क्या होता है, कम। तो s इज इक्वल टू r थीटा होता है, क्योंकि r कांस्टेंट है, ये तो लेंथ कांस्टेंट है ना, बढ़ता घटता नहीं है। तो s का ताल्लुक किससे है जी, थीटा से, कीपिंग r कांस्टेंट। तो मतलब ये हुआ कि जब x इसके बराबर होता है s के वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा पे, जबकि थीटा किसके बराबर है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके है जी, s के, इसलिए साइन थीटा को हम क्या रिप्लेस करेंगे, थीटा के। तो इक्वेशन 4 में जो साइन थीटा है उसके जगह में मैं क्या लिखूंगा जी, थीटा, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। तो वो मैंने लिखा जी a इज इक्वल टू इक्वेशन 4 को माइनस जी थीटा, थीटा किसकी जगह में लिखा है, साइन थीटा की जगह में, ऑलमोस्ट इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, तो ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा लिखा। ये इक्वेशन 5 बना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया s इज इक्वल टू r थीटा होता है, थीटा किसके बराबर होगा, s अपान r। तो इस थीटा की जगह में हम क्या लिखेंगे, s अपान r लिखेंगे। और जैसे कि अभी मैंने बताया आपको s और x आपस में क्या होते हैं, बराबर, तो s की जगह में मैं क्या लिखूंगा, x। तो माइनस जी एक्स अपान एल इज इक्वल टू माइनस जी अपान एल एक्स, ये आया हमारे पास। इसको हम इक्वेशन 6 का नाम देंगे। और से देखना प्लीज, जी क्या है, कांस्टेंट, लेंथ ऑफ पेंडुलम कांस्टेंट, वो स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ती घटती तो नहीं ना, पेंडुलम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है तो एल तो वही रहता है, तो लिहाजा जी भी कांस्टेंट है, एल भी क्या है जी, कांस्टेंट है। तो जी अपान एल को क्या मैं कांस्टेंट के लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। जब मैं यहां कांस्टेंट के पुट करूंगा और उसको रिमूव करूंगा तो प्रोपोर्शनलिटी में बदल जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के किसके बराबर है जी, जी अपान एल के। कांस्टेंट को रिमूव करें
ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है? बिल्कुल है। तो मतलब ये हुआ कि जो सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही करता है, क्योंकि मैथमेटिक्स उसका ये बना। इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। सिंपल पेंडुलम के लिए कंस्ट्रक्शन क्या होता है जी? एक स्ट्रिंग होता है, फाइन स्ट्रिंग, जिसकी लेंथ तकरीबन हम 1 मीटर लेते हैं और उसका वन एंड फिक्स होता है, दूसरे एंड पे बो का पेंडुलम को लटकाते हैं। जब हिंग होता है तो उसमें दो तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक वेट है एक्टिंग डाउनवर्ड और एज अ रिजल्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग के अंदर जो तनाव होता है वो अपवर्ड मूव करता है, अपवर्ड एक्ट करता है। तो लिहाजा अपवर्ड टेंशन और डाउनवर्ड वेट दोनों बराबर होने की वजह से पेंडुलम क्या होता है? रेस्ट पे, और इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। अब हम इस पेंडुलम को लेफ्ट पे या राइट पे डिस्प्लेस करेंगे और डिस्प्लेस करेंगे तो ये फासला उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है और वहां पे उसका वेट जो है ना वो रिजॉल्व होता है दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और वर्टिकल वाला जो है ना वो इफेक्टिव कंपोनेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला इफेक्टिव कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल वाला इंच साइन थीटा है और ये उसको आगे की तरफ लाता है और इधर आके इनर्शिया की वजह से नहीं रुकेगा और ये ऑसिलेशन करता रहेगा। और उसके लिए हमने मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस किया है, यानी वेट इज इक्वल टू टेंशन। उससे आगे बढ़ते हुए हम इक्वेशन 6 तक पहुंचे हैं और इक्वेशन 6 में लास्ट में हमें जो मिला वो एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम प्रोपोर्शनल टू -6 यानी डिस्प्लेसमेंट, व्हिच इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब हम इस बोर्ड पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि एम्पलीट्यूड और मेस ऑफ पेंडुलम मैटर करता है टाइम पीरियड पे या नहीं करता है। तो आप इसको इस बोर्ड पे जोड़ के देख लीजिए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उसका इमेज डायमीटर के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है और उसके लिए एक्सेलरेशन का रिलेशन हमने ये फाइंड किया था प्रीवियस लेक्चर में। जिन्होंने मिस किया है वो देख लीजिए। A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास एक इक्वेशन था, अब उसका नाम मैंने यहाँ स्टार रखा है क्योंकि वो इक्वेशन जो भी था। जबकि हमारे पास जो अभी जो रिलेशन इक्वेशन 6 आया है वो A इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल एक्स, ये इक्वेशन 6 अभी जो हमने पढ़ा, ये दोनों कंपेयर करेंगे क्योंकि ये भी एक्सेलरेशन है ये भी एक्सेलरेशन है। जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? इस तरह से होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स और जी अपॉन एल एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल आउट होके माइनस और माइनस भी कैंसिल आउट होंगे, ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा का चूंकि स्क्वायर है रूट दोनों साइड पे लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू जी अपॉन एल अंडर रूट, इक्वेशन 7 आया। अब हम टाइम पीरियड के लिए रिलेशन फाइंड करेंगे। जैसे कि हमें मालूम है टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम पीरियड एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। सर्कुलर में जब कोई बॉडी मूव करते हो एक कंप्लीट रोटेशन करता है कंप्लीट, तो उस वक्त उसका सरकमफ्रेंस कंप्लीट होता है 2 पाई आर। उसका सरकमफ्रेंस क्या बनता है जी? यानी एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक हो गया। और जबकि वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी आर किसका होता है? ओमेगा के बराबर, और टी के लिए हम क्या लेते हैं? एस अपॉन वी। एस क्या है जी? 2 पाई आर डिवाइड बाय वी क्या है जी? आर। ओमेगा आर और आर कैंसिल आउट तो हमारे पास 2 पाई अपॉन ओमेगा बचा, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। और ये जो ओमेगा है ये जो ओमेगा है इसकी जगह में हम यहां से वैल्यू इक्वेशन 7 से क्या आया है ओमेगा का वैल्यू जी अपॉन एल, ये पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको हमने सेट किया तो ये क्या आया? टी इज इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन जी, चूंकि जी अपॉन एल डिनोमिनेटर से जब इन्वर्ट होगा तो 2 पाई एल अपॉन जी। ये इक्वेशन 8 जो है ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को शो करता है। जरा इस रिलेशन को गौर से देखना। 2 पाई कांस्टेंट है, जी क्या है? कांस्टेंट है,
एल है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड न ये मैस पे डिपेंड करता है न ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अगर ये करता है तो लेंथ पे करता है, यानी पेंडुलम का लेंथ अगर आप बढ़ाओगे तो इसका मतलब ये हुआ टाइम उसमें बढ़ जाएगा। अगर लेंथ कम करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा। बाकी मेस आप बढ़ाएं, मेस घटाएं, एम्पलीट्यूड को बढ़ाएं, एम्पलीट्यूड को कम करें, उससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क होने वाला नहीं। अगर फर्क होता है तो वो किससे? एल से। और मैंने यहाँ डिस्कस किया है क्योंकि 2π/g क्या है? कांस्टेंट है, √g कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हटाएंगे तो t प्रोपोर्शनल टू √l, ये जैसे कि मैंने अभ्यास किया। अब हम रिलेशन ढूंढेंगे जी फ्रीक्वेंसी के लिए, और फ्रीक्वेंसी के लिए सिंपल रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड के बराबर होता है, और 1/t, t का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आया 1/2πg/L। ये रिलेशन हमारे पास आया। इसमें क्या फर्क हुआ जी? ये 2π टाइम पीरियड में ऊपर है और यहाँ डिनोमिनेटर में चले गया। ये L/G/L है। ये रिलेशन है इसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। यानी फ्रीक्वेंसी तो आपको मालूम है किसे कहते हैं, 1 सेकंड में कितने ऑपरेशन कंप्लीट करता है, और ये उसका टाइम पीरियड है। ये था जी आज का टॉपिक। और सिंपल पेंडुलम आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे? कंस्ट्रक्शन से। जब भी लिखना होगा इस तरह से लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, यानी उसको कंस्ट्रक्ट कैसे कर रहे हैं। फाइन थ्रेड लेंगे, वन एंड उसका फिक्स होगा, दूसरे एंड पे बोप आप पेंडुलम को कनेक्ट करेंगे, और इनिशियली वो हैंड होगा, उस पर 2 फोर्सेस करेंगे, वेट डाउनवर्ड, टेंशन इन स्विचिंग अपवर्ड, डिस्प्लेस करेंगे थ्रू डिस्प्लेसमेंट एक्स टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट। उसके बाद जो ही रिलीज करेंगे उसके बाद वो आ जाएगा मीन पोजीशन की तरफ, और वहां नहीं रुकेगा ड्यू टू इनर्शिया, और ये ऑसिलेशन कंप्लीट करता रहेगा और आगे ऑसिलेशन जारी रखेगा अनटिल उसके ऊपर जो फोर्स है, एयर फ्रिक्शन है, उसको न रोके। और मैथमेटिक्स से डाटा हम कहां से करेंगे? W = mg = t। चूंकि रुका हुआ है तो वहां mg और टेंशन आपस में बराबर होते हैं। अब जब हमने इसको डिस्प्लेस किया है राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, वहां पे 2 कंपोनेंट्स होंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा। और जो mg sin थीटा है वो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, हालांकि sin थीटा वर्टिकल होता है, लेकिन इस केस में चूंकि वो आप फिगर से देखें हॉरिजॉन्टल बन रहा है, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो वो mg sin जो थीटा है वो कंपोनेंट, इफेक्टिव कंपोनेंट है, पेंडुलम को आगे ला रहा है, और mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के साथ। और फिर a = -g sin थीटा, हमारे पास एक इक्वेशन आया था, उस sin थीटा को हमने थीटा पे रिप्लेस किया क्योंकि स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा की sin थीटा कुछ थीटा होता है। और जब हमने इसको मजीद फर्दर सॉल्व किया तो a प्रोपोर्शनल टू -x आया, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक पहचान है, उसकी आइडेंटिफिकेशन मैथमेटिकल फॉर्म है। और उससे फर्दर हमने फिर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के रिलेशन ढूंढने की कोशिश की, जैसे कि लास्ट में हमने ये a = -x, और अभी जो हमने a लिया वो -g/x। इनको कंपेयर करते हुए हमारे पास टाइम पीरियड जो आया 2πL/g आया। इसमें 2π और g कांस्टेंट है, सिर्फ l पे ये डिपेंड करता है, मेस पे नहीं करता है, एम्पलीट्यूड पे नहीं करता है। और फिर फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमने वही रिलेशन ढूंढा जो टाइम के लिए सिर्फ 1/t किया और उसको वैल्यू पुट किया, सेट किया, तो ये फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बना। और ये हमारे लिए टाइम पीरियड का ये था जी आज का टॉपिक सिंपल पेंडुलम। और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है यूनिट 7 का, और इंशाल्लाह लास्ट जो टॉपिक है रेजोनेंस और एवरीडे लाइफ में रेजोनेंस की एप्लीकेशन वो पढ़ेंगे। और ये चैप्टर भी इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। चैप्टर 6 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, केबल में भी लेक्चर्स चल रहे हैं, और यूट्यूब चैनल पे भी उसके लेक्चर्स हैं, आप देख लीजिए। जहाँ कोई कमी बेशी होती है तो वो आप खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं, उसको देख के पढ़ के। सब्सक्राइब भी करें, बेल पे भी आप उंगली दबाएं ताकि न्यू जो लेक्चर्स हैं वो आप तक वक्त में पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन हो। क्योंकि ये हम आपके लिए ही कर रहे हैं। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी हौसला मिलेगा, मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत से आपको पढ़ाऊँगा, और मुझे भी पढ़ने का और पढ़ाने का एक जज्बा मिलेगा। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच।